जहानाबाद लोकसभा सीट से यह खबर काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि राजद को एक भूमियार नेता मिल गए हैं और साथ ही इंडिया और एनडीए पर भी बात करेंगे। भारत और इंडिया नाम को लेकर भी तमाम खबरें हैं। उससे पहले हम परिचय दे देते हैं। करुणा सागर जी हैं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनसे कई सवाल रहेगा, मगर पहला सवाल रहेगा आपका, जो जातीय समीकरण साधने की बात होती है उसको लेकर, और जहानाबाद से आप हैं और यह कहा जा रहा है कि वहाँ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। नहीं, देखिए, मुझे राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई है जी। और उसे मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के मद्देनज़र लोगों से बातें करता हूँ, जो पार्टी का विचार है वो लोगों के सामने रखता हूँ। तो मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और आपको पता है मैं एक अनुशासित सर्विस से भी आया हूँ, तो अनुशासन तो मेरे बिल्कुल ही अंग प्रत्यंग में है, रग रग में है। मगर राजनीति में आए होंगे सर, जी। तो कहीं ना कहीं एक इच्छा तो होगा ना कि चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमने जब ज्वाइन किया तो कभी ऐसी बात नहीं की कि मुझे टिकट चाहिए इसलिए मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मेरी यही इच्छा थी कि मुझे एक मौका मिले अपने लोगों के बीच में काम करने के लिए, और इसलिए प्रवक्ता होने के बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में जाऊँ, वहाँ के लोगों से मिलूँ, वहाँ के जो राजद के कार्यकर्ता हैं उनसे मिलूँ, आम जनता से मिलूँ, उनकी समस्याओं को समझूं, उनसे बातचीत करूं। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे अपने मेरी जो जड़ें हैं उसको दोबारा से ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई के लिए हम बहुत कम उम्र में बिहार से बाहर चले गए थे। तो अभी आके अपने आप को लोगों से जोड़ के और उनसे जो प्यार मिलता है उससे मेरा बड़ा उत्साह बनता है। पर एक खबर बड़ी तेज़ी से चली जब आप ज्वाइनिंग किए थे तब, कि जहानाबाद से कुछ डील उल हुई है या कुछ बात हुई है, चर्चा हुई है लालू परिवार से, मैंने तेजस्वी। आपको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, अभी बताया कि मेरी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक 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 खबरें बार बार चलती है, क्या भूमियार वोट करेंगे राजद को, यानी ललटेन टीपेंगे? ये इस पर कई बार लोग संशय में रहते हैं और कहा भी जाता है कि जो भूमियार है पारंपरिक वोट कभी कांग्रेस की रही थी और अभी भाजपा की है। ये इस पर थोड़ा सा देखिए, आप क्या कोई समझते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर किसी को अपना बंधुआ वोट बैंक समझता है तो वो गलत करता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ऐसा समझती है, क्योंकि समाज बहुत जागरूक हो रहा है और खासकर आज के युग में जब सोशल मीडिया का ज़माना है और हर के हाथ में स्मार्टफोन है, सबको सब कुछ पता है कि देश में या राज्य में क्या हो रहा है। तो हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो A to Z का नारा दिया और बार बार कहते हैं कि मैं जात की नहीं जमात की राजनीति करता हूँ, तो अ, उनका जो एक नए बिहार का सपना है, उस सपने में सारे बिहारी हैं, उसमें कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, सभी उसके साथ हैं। तो जैसे समाज के सभी लोग साथ हैं, उसी तरह से भूमिहार भी साथ देंगे। और जहाँ तक बीजेपी सरकार की पिछले 9 साल, 9.25 साल की जो विफलताएं हैं और उससे जो समाज में जो आम जनता को कष्ट झेलना पड़ा है, तो उससे भूमिहार परे तो नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप किसी एक जाति को इस तरह से समझना, ये गलतफहमी होगी। इस बार इंडिया गठबंधन को पूरे समाज का, हर वर्ग का, हर तबके के लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे इन सब बातों में, मगर एक 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 सेंटेंस जो बार बार जो सोशल साइटों और ऐसी तमाम चीज़ों पर चलती है राजद की ओर से, लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जाता है कि भूरा बाल साफ करो की नीति का एक बार कभी बोले हैं, कभी समर्थन किए हैं इन सभी चीज़ों को। उसमें देखिए, अपर कास्ट देखिए के जो आप जातियां थी उसमें, आप इसको जब कैसे? आज आज के दौर में देख रहे हैं तो जी। आज की जो राजनीति है, आज की जो चर्चा है, आज समाज के सामने जो समस्या है, जी। आज जो समाज के सामने जो चैलेंज है, वो महत्व रखता है। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो अनेक राजनेताओं के अनेक बयान आपको मिल जाएंगे, जी। लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है।
महत्व होता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, आज जो हमारे नेता हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ है वो तेजस्वी जी ने खुद कहा, पत्रकारों के सामने कहा कि वो जनता के दबाव में हुआ है, और अगर आज हम इकट्ठा नहीं होते हैं तो देश की जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि पिछले 9.25 साल में जिस तरह से देश को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक धरातल की तरफ ले जाया गया है, और जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, जब नोटबंदी जैसा जो एक कानून लाया गया बिल्कुल बिना सोचे समझे, और उसके कारण जो माइक्रो, मिनी, स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्री, एमएसएमई जिसको कहते हैं, उसका बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और सिर्फ मैं बिहार की नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ ये छोटे उद्योग बहुत पनपते थे, वो उद्योग बिल्कुल बंद हो गए। और यही वो उद्योग है, यही वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। दूसरा, एक लास्ट एक बात बोल लूँ, दूसरा कि आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का 70% योगदान है। और इस सरकार ने क्या वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। आज देखिए किसानों की क्या हाल है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, नालंदा, जहानाबाद में इस बार बारिश नहीं हुई है, आप देख रहे हैं कि वहाँ किसानों की माली हालत क्या है। किसान जो उचित मूल्य की बात करते हैं, उस पर यह कानून बनाने से भागते हैं। किसान बिल पूंजीपतियों के दबाव में लाया गया, और उसके लिए दिल्ली की सरहदों पर किसानों ने 1 साल तक आंधी, पानी, बरसात, जाड़ा सब कुछ झेल कर आंदोलन किया। 750 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद ये बिल वापस हुआ था। अगर शुरू में ही किसानों से चर्चा करके ये बिल वापस हो जाता तो 750 किसान जो जिनकी शहादत हुई, और उनके परिवार वालों से पूछिए उन पर क्या गुजरी होगी। तो मेरा ये कहना है कि पूरी तरह से ये सरकार विफल रही है। और मैं गिना सकता हूँ, अगर आपके पास समय होगा तो मैं बताऊंगा कि अलग अलग सेक्टर्स मगर में। एक सवाल याद आ गया सर, आर्थिक रूप से तो ईडब्ल्यूएस हमको एक याद आया, सभी पार्टियां समर्थन कर रही थी उसका, 10% जो गरीब सवर्ण जाति हैं उनका, मगर एक पार्टी थी जो, और भी कुछ होंगे, मगर उसमें राजद के नेता मुखर होकर विरोध कर रहे थे। इसको कैसे देखते हैं? आज ईडब्ल्यूएस एक रियलिटी है और लोगों को मिल रही है, तो इसमें कोई पर आपकी आपकी संशय ही पार्टी ने नहीं है। विरोध की थी सर कभी? तो आज मेरी और आप पार्टी, उसी पार्टी में? आज मेरी पार्टी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। हम तो उन लोगों को का विरोध करते हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। और 2015 में आपने देखा था कि किस तरह से आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी ने यहीं पर कहा था कि आरक्षण की मीमांसा होनी चाहिए। और कई बार ये चर्चा होती है, अभी फिलहाल सोशल मीडिया में चल रहा है कि दिल्ली पुलिस में बहुत सारी बहाली हो रही है जिसमें आरक्षण की अनदेखी हो रही है। तो जो जातीय आरक्षण जो मिला हुआ है, हम उसके साथ हैं। जब आप समाज में जाएंगे तो कई सवाल ऐसे खड़े होंगे, जब जिस जाति से आप आते हैं, तो जब आप घूमते होंगे तो ऐसे सवाल आते होंगे कि आरजेडी से क्यों जुड़े, और ऐसी ये कुछ संक्षिप्त बातें हैं। कभी कोई ऐसा सामना करना पड़ा कि जो ईडब्ल्यूएस का विरोध करता देखिए, हो? किसी भी समाज में अलग अलग विचारधारा होती है और होनी भी चाहिए, और लोकतंत्र की वही शक्ति है। और जिसको ये सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है और जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, तो हर आदमी मेरी बात को माने ये ज़रूरी नहीं है, हर आदमी की बात हम माने ज़रूरी नहीं है। और लोकतंत्र में तो यही है कि चर्चा होनी चाहिए, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आऊँगा सर, इंडिया और एनडीए के बाद, मतलब पहले ये आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जगदानंद सिंह ने टीका लगाने वाले को कहा कि मतलब कि वो उन्होंने देश को गुलाम किया है। इन शब्दों से क्या राजद क्या करेगी? किनारा करेगी, समर्थन कर देगी, क्या करेगी जगदा बाबू?
देखिए, ये जो पूरा एक सनातन का पिछले एक दो हाँ, सप्ताह एक से सर, एक और स्टालिन के जो वहाँ बेटे हैं, नाम ध्यान में नहीं आ हाँ, वो उदयनिधि स्टालिन है। वो जिस प्रकार से वो बोल रहे थे, तो उन सभी चलिए, बातों मैंने से आपको एक जी। सवाल दे हाँ दिया ना पूछने के लिए। जी जी तो देखिए, बीजेपी को, जैसे हमने आपको बताया, बीजेपी जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं और उनके भविष्य के निर्माण में बिल्कुल विफल हो चुकी है। और बीजेपी इस समय, जो हमारे कहते हैं ना तालाब में फिशिंग करना, तो वो मुद्दों की फिशिंग हो रही है। और ऐसे मुद्दे सिर्फ आज ही नहीं उठाए जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि चुनाव तक हर कुछ दिन में एक नया मुद्दा इस तरह से उठाया जाएगा। आप लोग देते हैं मौका, नहीं, भाजपा को मौका देते हैं। मैं बता रहा हूँ इंडिया के ये। कई नेता भाजपा को मौका दे रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी से हटिए और नहीं, सनातन और ये करिए। नहीं, देखिए, अब आप जब सनातन की बात करते हैं या इस डिबेट की बात करते हैं, तो सनातन क्या है? जी सनातन का अर्थ होता है जिसका ना आदि है ना अंत है। जी और सनातन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन आया है, क्योंकि उसमें विकृतियां भी आई हैं। आप गिरनार के शिलालेख को देखिए, जो सम्राट अशोक ने लिखा था। उन्होंने उस समय लिखा था कि सारे धर्म में संभावना हो। और उस समय तो ना ईसाई थे यहाँ पर, ना मुसलमान थे। लेकिन वो किसकी बात कर रहे थे? उस समय बौद्ध थे, जैन थे, सनातनी थे, शैव थे, वैष्णव थे, और इनके बीच में संघर्ष चलता था। तो जो 1893 में जी विवेकानंद ने जो शिकागो में शिकागो में भाषण दिया। 11 सितंबर को जो उन्होंने भाषण दिया था, उसको शुरू कैसे किया था? मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और उसी पर जो तालियां बंजी और जो माहौल बना, तो आज आज सन, आज 13 तो सितंबर धर्म, है, मैं 130 साल हो तो चुका है। धर्म देखिए जोड़ने की चीज है। और आइंस्टीन ने, टॉल्स्टॉय ने कहा है कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो। तो देखिए, अभी अभी जिस मैंने कहा लड़ा कौन रही है सर, हम भाजपा या इंडिया के लोग या एनडीए के लोग, लड़ा कौन रही नहीं, इंडिया के लोग तो सर्वधर्म संभाव रखते हैं, और हम सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी भाषाओं का है? सम्मान करते हैं। जगदानंद सिंह के बयान से आप किनारा कर नहीं, लेंगे या नहीं, जवाब? मैं बता रहा हूँ। जी अब देखिए, जैसे हम विकृतियों की बात कर रहे थे, तो जो ब्राह्मणवाद में जो विकृतियां, मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मणवाद की बात कर रहा हूँ, उसकी जो विकृतियां हैं। अभी आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी ने 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि 2000 साल से हम लोगों ने सनातन धर्म में समाज के एक वर्ग का उत्पीड़न किया है। ये 2 महीना पहले भी ब्राह्मणवाद पर वो बोले थे। हाँ, 2 महीना तो ये मैं अभी 4-5 दिन पहले की बात कह जी रहा जी हूँ। एक और तो अब ये पूछिए आप बीजेपी के लोगों से कि क्या वो मोहन भागवत जी के इस बयान से सहमत हैं या नहीं हैं? क्योंकि ये दिखाता है कि समाज में आज भी दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, भेदभाव अति होता है। पिछड़े हैं। उनको आप समाज में 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 5th ग्रेड सिटीजन अगर मानेंगे, तो एक आधुनिक भारत का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? आज सुबह सुबह मैं बताता हूँ, मुझे एक फ़ोन आया। नुआमा, जहानाबाद में एक गांव है, एक युवक ने फ़ोन किया कि सर मेरी बहन की शादी ठीक हो गई है। तो फिर बात होने लगी, तो बोला सर दहेज बहुत देना पड़ रहा है, 20 लाख रुपया दहेज है, और बड़ा दुखी था इस बात को। अब ये बताइए कि इन कुरीतियों पर कैसे खत्म चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? खत्म कैसे होगी? पहले तो चर्चा होगी, हम आप बात करेंगे, समाज में ये बात जाएगी, आप पत्रकार हैं, आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों से बाल विवाह का और दहेज प्रथा के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो जो विकृतियां हैं किसी भी सिस्टम में, उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। जी चलिए, तो ये तमाम बातें कर रहे थे, मगर अभी बात करूंगा इंडिया और एनडीए कौन भारी है सर। उधर तो एक सवाल वहीं से उभर रहा है। नीतीश कुमार जी G20 समिट, वहाँ जो मीटिंग हो रहा था उसके भोज में भी चल गए, बड़ी खबर बन रहा है। या कहा जा रहा है इंडिया
कमजोर ही नहीं हो रही है। नीतीश जी के कारण 2-3 गो जो लोग आए हैं वो फिर से अब इंडिया को छोड़कर जाएंगे। देखिए, ये खबर बन नहीं रहा है, ये खबर बनाई जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उस डिनर में इनवाइट किया था और उसमें सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे जो इंडिया में हैं। तो ये एक राजनीतिक शिष्टाचार है। बीजेपी को शिष्टाचार शब्द समझ में आता नहीं है, इसलिए हर चीज में बीजेपी को राजनीति दिखती है। तो बीजेपी वालों मोदी जी ने उसको मेन अकाउंट से नीतीश जी का और झारखंड के भी हैं जो शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन, इन दोनों का फोटो बड़ा समझदारी से रखा है। इसको खलबली मचा हुआ है एकदम। तो वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा कि इनको मुद्दों की तलाश है, ऐसे मुद्दे जो देश का जो आम आदमी का मुद्दा है उसको गौन कर दे और इस पर चर्चा हो। इसीलिए देखिए हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं ना। नीतीश जी आते ही बैठक करने लगे, आरजेडी का भी उधर बैठक चल रहा था। तो इस बैठक में क्या है, सारे दल बैठक कर रहे हैं और आरजेडी की बैठक हुई, जेडीयू की बैठक हुई, माले की बैठक हुई। नीतीश जी जब बैठक करते हैं ना तो थोड़ा बिहार के लिए डरावना सीन होता है। वो कब किसको, जो उनका राजनीतिक कह सकते हैं कुंडली तोड़ जोड़ छोड़ के और तुरंत देखिए रविकांत जी, सबको मालूम है कि चुनाव कुछ महीने में होने वाला है। तो कोई भी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव की तैयारी करेगा, और तैयारी कैसे करेगा जब तक अपने कार्डर्स को, अपने नेताओं के साथ वार्तालाप नहीं करेगा, उनसे फीडबैक नहीं लेगा, वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या माहौल है, तो उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। तो इन चीज़ों को मैं ये कहता हूँ कि आज इन चीज़ों पे चर्चा करके हम समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा का विषय है ही नहीं। ये बिल्कुल साधारण विषय, ये वैसे ही विषय है जो आप सुबह उठते हैं और तैयार होते हैं और अपना माइक लेके बाहर निकलते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इंडिया का कन्वेनर बनने की जो बात है सर, इसको कितना गंभीरता से आप लोग लेते हैं? बार बार बैठक कर रहे हैं, एक कन्वेनर नहीं मिल, मतलब एक नेतृत्वकर्ता नहीं खोज पा रहे हैं। देखिए, इंडिया जो गठबंधन बना है जी सर, वो जन आक्रोश का एक परिचायक है। जो जनता में इस समय जो आक्रोश है और जो उनके सपने टूटे हैं, जो उनका भविष्य अधिकार में दिख रहा है, अंधकार में दिख रहा है, इनका दिल टूटा है, वो इंडिया पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हमारे इंडिया गठबंधन में एक किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं हो रही है। ये सो कॉल्ड एनडीए तो नाम का ये बीजेपी है। वहाँ फिर तो नीतीश जी नाराज हो जाएंगे। एक मिनट, वहाँ एक व्यक्ति का वंदन होता है, उस व्यक्ति को उनके पार्टी अध्यक्ष विष्णु का अवतार बताते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो उनको भगवान का अवतार बनाने में लगे हुए हैं और परेशान है कि किसी भी तरह उनको एक और पारी मिले। यहाँ पर आपने देखा कि बेंगलुरु में खड़गे साहब, जो सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं भी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। और जो मीटिंग्स हुई बेंगलुरु में और उसके बाद पटना में भी, बेंगलुरु में भी, मुंबई में भी, सभी नेताओं ने क्या कहा, हम लोग साथ आए हैं और गिव एंड टेक की पॉलिसी रहेगी, हम मिलके गठबंधन बनाएंगे। और कौन इस गठबंधन को लीड कर रहा है ये मुद्दा अभी है ही नहीं। पर कहा यह जा रहा है कि नीतीश जी के लिए तो जदयू में भी स्वर उभरते रहते हैं कि प्रधानमंत्री, आरजेडी भी बोलती है प्रधानमंत्री उम्मीदवार, और नीतीश जी का सपना टूटेगा तो फिर क्या होगा? देखिए, हर नहीं के लिए बनाए ही है इंडिया का, मतलब गठजोड़ विपक्षियों को एक करने के लिए। कहा ये आप भी समझते होंगे, मगर दायित्व में है तो थोड़ा नहीं, दायित्व की बात नहीं है। देखिए, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को शीर्षतम स्थान में देखना चाहता है। राजद भी ना बोल रही है कि नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूं ना कि किसी भी, कोई भी पार्टी है भाई, पार्टी में राजनीति में आए हैं तो राजनीति में चुनाव होता है, चुनाव में पद होता है, तो हर आदमी चाहता है कि मेरा ही नेता हो जो सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। हमारे पास तो
दर्जनों नेता ऐसे हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो कोई भी हो सकते हैं। देखिए, आज की स्थिति है 1977 की स्थिति, वही माहौल बन रहा है और इसीलिए बिहार एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को देखिए। 1977 में एक ऐसी एक सरकार मिनट, बनी थी सर, एक जो मिनट, ढुलमुल साल डेढ़ साल बाद रवि, प्रधानमंत्री। एक मिनट। जी तो 1977 वाला माहौल बन रहा है और यही बिहार है जी जहाँ से बदला था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और फिर इसी बिहार से ये आवाज़ निकलेगी, निकल रही है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी और जैसे सर 77 में हुआ था, जेपी सड़क चुनाव पे में करुणा जीतने के बाद जी सभी नेता बैठकर प्रधानमंत्री का चेहरा भी डिसाइड कर लेंगे। नहीं, वो सड़क पर आए थे 77 में, सड़क पर आए थे। इस बार कोई सड़क पे नहीं आ रहे हैं मिलजुल के, मतलब एक मुहिम छेड़ने के लिए, जैसे जेपी के टाइम में ये सुनने में आता है कि हुआ था। और उसके बाद जो सरकार बना था उसका क्या भविष्य रहा क्या नहीं, फिर वापस आ गई। तो ऐसा ही कुछ 77 में फिर वो तो फेल हो जाती है जो बनती है नई सरकार। देखिए, सरकारें बनना और उनका विफल होना जी वो एक अलग मुद्दा है। आप लोग अभी सड़क पे कब आइएगा सर, अभी मुद्दा है, महंगाई को नहीं, लेके, हम लोग बेरोजगारी को हम लेके? लोग हम लोग सभी लोग, सभी इंडिया के गठबंधन के लोग आज जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और जनता को सीधा संदेश दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन किन मुद्दों पे बात कर रहा है, उस पर चर्चा हो रही है और जनता में एक पूरा एक संदेश जा रहा है कि ये गठबंधन जनता बनाम बीजेपी है और हम देश की 140 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य के लिए खड़े हुए हैं। और पिछले चुनाव को भी देखिए अमित तो, शाह बोल रहे हैं 400 सीट अब की जीतेंगे भाजपा। नहीं, कुछ भी बोले, बोलने की आज़ादी सबको है, लेकिन आप भी पत्रकार हैं, आप भी लोगों से मिलते हैं, जनता से भी मिलते हैं, आपको भी पता चल रहा होगा कि ज़मीन में क्या माहौल है। तो बीजेपी के पास इस समय कोई सिचुएशन ऐसा है कि इनके ये जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए पिछले आप काफ़ी समय से ले लीजिए, कहीं भी बीजेपी के लोग हम लोगों ने क्या किया है वो बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे ऐसे मुद्दे, वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया, भारत, सनातन, मतलब जो मुद्दे लोगों को हटाए रखे मुख्य मुद्दे से, जनता के मुद्दों से, सिर्फ वही कोशिश हो रही है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं करुणा सागर जी, उनसे कई सवाल किए। उसी में एक सवाल सर, जहानाबाद से एक और नेता हैं अरुण कुमार जी, उनका और आपका क्या दोनों फाइट करते हुए नजर आएंगे 24 लोकसभा में? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि अपना इच्छा कुछ हो तो बताइएगा ना, कुछ हो बताइएगा ना। नहीं रवि, देखिए, मैं एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ और जो काम शीर्ष नेतृत्व का है, लालू जी से बात होती है आपकी? नहीं, हम उनसे भी मिलते हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलता है, उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं और कभी मुझे कुछ कहना होता है मान तो लीजिए कि राजद को किसी भूमियार उम्मीदवार को लड़ाना हो, पाटलिपुत्रा कैसा रहेगा? अब मेरे लिए देखिए, इस तरह की ग्रास रूट की कौन किस जाति को कहाँ होगा, ये सब बड़ा यकीन स्पेकुलेटिव नहीं करते है। हैं जाति पाति में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम भी किसी जात से हैं और इसमें कोई नहीं है। लेकिन हम लोग, जैसा हमारे नेता बोलते हैं ना, जमात की बात करें, समाज की बात करें। और देखिए, हमारा संविधान भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि एक कास्टलेस सोसाइटी हो। तो हम लोग, हमारी आपकी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जात से ऊपर उठकर समाज के बारे में बात करें, मानवता के बारे में बात करें, इंसानियत की बात करें,
हर व्यक्ति को एक अच्छा समाज मिले, हर बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिले, ये कोशिश होनी चाहिए। चलिए, तो काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, लगभग 20 मिनट की। कोई ऐसे सवाल नहीं रहे होंगे जो बच गए होंगे, बाकी जो बच गए हैं वह अब अगली बार सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। हमारे साथ अभी साथ में थे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजद के करुणा सागर जी, इनको धन्यवाद कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ और आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।